हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर पहला यानी दूसरा, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एस टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और हम लोग ये एनसीईआरटी ही बिल्कुल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इस बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो कई 1 से 2 घंटे लग सकते हैं उस बुक को रिवीजन करने में या पढ़ने और समझने में। लेकिन ये वो नोट्स है जो आपका जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन बन सकता है तो सारा इसमें है। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपके पास बुक है तो आप बुक से खुद इसको मिला के देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को सारा पॉइंट हो सकता है कि 1 आध 2 पॉइंट मिस हो, लेकिन बहुत हद तक ये वो समझिए कि एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से ही बनाई गई ये बुक है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है तो आप खोल के बैठिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया गया है एनसीईआरटी के वेबसाइट पे, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्व करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ के डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें दोस्ती और मित्र किस तरह से हमारे शत्रु हैं और किस तरह से हमारे मित्र हैं, तो इसको हम लोग को इसमें समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, इन्हें अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी हम इसको अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके पास कई मिलियन आपके पास बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो क्योंकि वो हमें नंगी आंखों से नहीं दिख सकते हैं, इतने छोटे हैं, तो यही कहा गया है कि सूक्ष्म जीव इन्हें अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें आवर्धक लेंस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूक्ष्म जीव है उनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव के 4 भागों में बांटा गया है, यानी सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, यानी एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे केवल परकोशिका में ही वृद्धि करते हैं, इसलिए उसमें उनको नहीं रखा गया है। जैसे विषाणु को आप देखिए, विषाणु की कोशिका भित्ति नहीं होती है। विषाणु अगर बाहर है तो बिल्कुल निर्जीव है, उसमें कोई गति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल में पहुंचेगा, होस्ट सेल का मतलब जैसे ही वो जीवित शरीर में पहुंचेगा तो वो अपना एक्टिविटी दिखाने लगता है, वो अपना पावर दिखाने लगता है। अगर बाहर है तो उसको किसी से मतलब नहीं है, तो इसलिए उसको सजीव और निर्जीव की बीच का कड़ी भी माना जाता है। बाहर है तो वो निर्जीव है और शरीर के अंदर जैसे ही आएगा वो सजीव हो जाता है, लेकिन इसीलिए वो विषाणु को इसके अंदर नहीं रखा गया है। तो ये आप लोग के कथन कारण में भी बना के पूछ लिया जाएगा कि विषाणु को हम क्यों नहीं रख सकते हैं, और उस वहां पे ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे इसकी खोज लीवेनहॉक ने किया था, यानी पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया। जीवाणु में टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं, बहुत सारे रोग जो जीवाणु से होते हैं। आपको अगर इसकी ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ सारे बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से होने वाले रोग के ट्रिक आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आप लोग का कहा गया कि टाइफाइड, क्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो देखिए, एंटीबायोटिक दिया जाता है। पेनिसिलियम क्या है? यानी पेनिसिलियम से ही एंटीबायोटिक बनाया गया था, लेकिन
पूछ लिया जाए कि क्या ये विषाणु पे लागू होगा, यानी ये इसका प्रभाव दिखेगा एंटीबायोटिक्स का, तो विषाणु पे इसका प्रभाव नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के बाहर एक भित्ति होती है, उसको जाके ये इफेक्ट कर देता है। लेकिन वायरस के बाहर, वायरस का तो कोई भित्ति ही नहीं है जिसपे ये इफेक्ट डालेगा, तो ये विषाणु पे नहीं डालता है। जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं ये सब जीवाणु पे ही कार्य करती हैं, विषाणु पे कार्य नहीं करती है। मेरे एक एक शब्द में हर क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स करते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो लैक्टोबैसिलस है। अब कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए सहायक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होती हैं। तो देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा दूध का दही में बदल जाता है, तो ये भी तो एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। आगे देखिए जीवाणु एक एवं ईस्ट की सहायता से चावल के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसा बनाया जाता है। ईस्ट क्या है? कवक है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो ईस्ट है एक कोशिकीय होता है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी किया जाना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया का। इस प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो किण्वन कराया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है, उपस्थिति में नहीं कराया जाता। अवायवीय शोषण वहां पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में क्या कहा गया। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रिक्स रोग का कारक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरल, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पाइरल जीवाणु है, छड़नुमा जीवाणु है। आगे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे देखिए कवक के बारे में, यानी फंगी के बारे में। तो फंगी के बारे में क्या कहा गया है? कवक आपने देखा होगा, कवक सवाल तो आप लोग देखिए, इस टाइम तो आप दिख रहे होंगे हर जगह, बारिश हो रहा है तो हर जगह, जैसे कि कवक जो काई होती है, हम लोग देहात में उसको काई बोलते हैं, तो काई को ही कवक फंगी कहा जाता है। और यानी कवक हम उसे कहेंगे, कवक जो रोटी पे लग जाता है, आपने अगर रोटी रख दी है, ब्रेड रख दिए, तो उस पे लग जाता है काले काले धब्बे जैसा, तो वो कवक है। लेकिन जो काई होता है, काई को हम शैवाल कहते हैं, और ये शैवाल भी कई प्रकार का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो शैवाल है ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। लेकिन ये जो कवक फंगी है, अगर आप रोटी को भिगो के रख दीजिए, आज रख देते हैं, तो एक दिन के बाद देखेंगे तो उसपे ब्लैक या सफेद सफेद उस पे लग जाता है, तो उसे हम फफूंद कहते हैं, यानी कवक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। देखिए कवक क्या है? बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक तो है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? ईस्ट कैसा है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट बहुकोशिकीय नहीं है। यह मृत जीवी होते हैं, ये अपना भोजन बाहर के सरा के तब ग्रहण करते हैं, यानी सरी गली चीजों पे ही ये वास करते हैं। उदाहरण ईस्ट, मशरूम, पेंसिलियम। यहाँ पे कवक से फूट रोग मवेशी में होता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं राइजोपस, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस है। यहाँ पे पेंसिलियम है, यहाँ पे इसका फिगर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंसिलियम, एस्परजिलस। तो ये आप लोग का नोट में यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। डेंगू मादा एडीज मच्छर वायरस के द्वारा फैलता है। तो जो डेंगू बुखार होता है वो फैलता किससे है? डेंगू मादा मच्छर के द्वारा। सारे रोग होते हैं जो मादा ही फैलाती है। और मादा को खून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब मादा गर्भावस्था यानी गर्भवती होती है, तो जो उसके बच्चे होते हैं उनको निषेचित करने के लिए यानी उसको सेने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो वो इसलिए वो ब्लड चूसती है। लेकिन जो नर मादा होते हैं यानी जो नर मच्छर होते हैं वो यानी प्लांट हो पेड़ पौधों के रस को चूसते हैं, वो ब्लड नहीं चूसते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है वही ब्लड को चूसती है। आगे देखिए अगला क्या है? एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक्स ये जीवाणु एवं कवक द्वारा बनाया जाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। ये प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलियम था जो कवक से बनाया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन प्रतिजैविक का उदाहरण है। विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन किया गया है इसमें कि विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है। यानी जहाँ पे विषाणु रहेंगे वहां पे
कहा गया है कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं वो विषाणु पे कार्य नहीं करती है, ये केवल किस पे करेंगी, जीवाणु पे ही कार्य करेंगी। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि क्योंकि विषाणु में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोशिकांग का मतलब कि अगर हम लोग का सेल है तो उस सेल में बहुत सारे कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ल्यूकोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम है, केंद्रिका है, केंद्रक है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड है, तो ये सारे कोशिकांग है। पर विषाणु के पास कोई कोशिकांग नहीं होता है, इसलिए उस पे ये लागू नहीं होता है। आगे देखिए क्या कहा गया है, इसका उपयोग जीवाणु जनित रोग पर ही करता है, यानी इसका उपयोग जीवाणु जनित रोग पे ही होगा। एंटीबायोटिक जीवाणु की कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। जो एंटीबायोटिक होता है वो कोशिका झिल्ली को ही तो जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है तो उसको ही नष्ट करता है। तो विषाणु पे क्यों नहीं लागू, क्योंकि विषाणु के तो कोशिका भित्ति है, यही नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं है, तो ये किसको नष्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिजीज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मानव रोग है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है और संचरण के तरीके हैं। यहाँ पे आप लोग का बचाव का भी तरीका उपाय बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। तो देखिए इसमें पहला है क्षय रोग, यानी जिसे हम टीबी कहते हैं, किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। फैलता किसके कारण है, हवा के कारण। लेकिन इसके रोगी व्यक्ति पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत व्यवस्था को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण कराना। तो ये जो किससे जीवाणु से होने वाले रोग होंगे, खसरा है वायरस से होता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से ही होता है और सीधे हवा यानी वायरस से होते हैं, वायु से ये फैलते हैं। सीधे संपर्क से भी यहाँ पे फैल सकता है चिकन पॉक्स। उसके बाद वायु जल से फैलता है। अगला देखिए हैजा और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है जो जल और भोजन से फैलते हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति ऐसे भोजन उबालना, पेयजल एवं टीकाकरण। अगला देखिए हेपेटाइटिस ए है, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, जल वायरस से होता है और जल से फैलता है। यहाँ पे उबलते हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। अगला देखिए अगला क्या है, मलेरिया किससे फैल रहा है, प्रोटोजोआ से, और होता है प्रोटोजोआ से पर फैलता है मच्छर के द्वारा। तो मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो यहीं पे मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशकों का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने दे। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है आप लोग का, सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो पादप रोग होते हैं, यानी जैव में तो हो ही रहे हैं रोग, लेकिन प्लांट में भी तो होते हैं। तो पहला है पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से हो रहा है और संचरण का तरीका क्या है। तो नींबू कैकर है जो जीवाणु के द्वारा होता है, हवा से फैलता है। गेहूं की रस्ट कवक से और वायु एवं बीज में से फैलता है। ये भिंडी की पीत यानी वायरस से होता है और कीट के द्वारा फैलता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है, यहाँ पे देख सकते, अगला है खाद्य परिरक्षण। जब हम भोजन को अच्छे से रखना चाहते हैं कि वो खाना खराब ना हो, तो हम किस विधि से रखेंगे, तो आपको उसमें सुझाव दिया गया है। तो खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ का परीक्षण नमक द्वारा किया जाता है। जेमी, जेली एवं स्क्वैश की परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण तेल एवं सिरका द्वारा किया जाता है। तो ये आपका भोजन को अच्छे से रखने का तरीका बताया गया है। अगला है पाश्चुरीकरण, यानी इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसमें सूक्ष्म जीव का विकास रुक जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन को खोज यहाँ पे देखिए 1857 में किए थे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो जीवाणु है उनका क्या उपयोग है, तो यह कुछ जीवाणु राइजोबियम एवं एजिप्टोबैक्टर द्वारा किया जाता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता रहता है।